हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सैम में। और आज यूनानी राजनीतिक चिंतन विचारधारा में हम अरस्तु को पढ़ रहे थे और इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ अरस्तु के राज्य विषयक विचार। अरस्तु के ये जो राज्य विषयक विचार है वह उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ द पॉलिटिक्स में इसकी विवेचना की गई है। अरस्तु ने राज्य संबंधी जो सिद्धांत का वर्णन किया है उसमें उन्होंने अपने राज्य के स्वरूप, जन्म, लक्ष्य क्या है इसका बहुत ही सुंदरता से प्रतिपादन किया। अरस्तु के राज्य संबंधी जो विचार इतने सुव्यवस्थित हैं कि लगभग इतने लंबे अंतराल के बाद आज भी उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। अरस्तु यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है और यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और जो उसके कार्य हैं सभी नैतिक हैं और इस दृष्टिकोण से जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में राज्य सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए क्रमशः हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसा हुआ, उसमें अरस्तु ने क्या बतलाने का प्रयास किया। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। राज्य सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ और उच्च है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सद जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। इस तरह से उन्होंने ये बतलाने का प्रयास किया कि राज्य अस्तित्व में आया पर वो समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सद जीवन की प्राप्ति कराता है, इसलिए आज तक राज्य का अस्तित्व बरकरार है। आगे उन्होंने बतलाते हुए कहा है कि मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और वह प्राणी जो समाज में नहीं रह सकता, जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण होता है, या तो वो पशु होता है या तो वह देवता होता है। राज्य की अपनी इस धारणा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उन्होंने राज्य के क्रमिक विकास को पहले समझाया। सबसे पहले राज्य के क्रमिक विकास में पहला पायदान, पहला क्रम है परिवार। राज्य निर्माण की प्रथम इकाई परिवार है। प्रतिदिन की आवश्यकताएं हमारे परिवार से पूरी होती है। हमने स्त्री पुरुष के यौन आकर्षण ने परिवार में सहजीवन के रूप में प्रारंभ किया। इसमें कुछ को आदेश देने की और कुछ को आदेश मानने की, यानी अधीनता पसंद करते थे और इस तरह से परिवार का निर्माण संभव हुआ। परिवार के निर्माण के बाद दूसरी इकाई ग्राम है, क्योंकि अनेक परिवारों ने मिलकर के एक स्थान में रहना प्रारंभ किया। फलस्वरूप गांव की रचना हुई। इन ग्रामों में परिवार की जो सामाजिक भावना थी तथा जो आवश्यकताओं की पूर्ति थी वो केवल परिवार में पूरी नहीं हो सक रही थी, इसीलिए ग्राम जैसी संस्था अस्तित्व में आई। और ये ग्राम जो हुए वो रक्त संबंधों पर आधारित थे। तीसरे क्रम के रूप में राज्य अस्तित्व में आया। अनेक गांव के संयुक्त होने पर एक बड़े तथा पूर्ण राज्य का निर्माण हुआ, राज्य की स्थापना हुई। मनुष्य स्वभाव से ही श्रेष्ठ जीवन चाहता था, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है और श्रेष्ठ जीवन जीने की आकांक्षा उसमें प्रारंभ से ही रही। अतः वह अपनी बढ़ती हुई दैनिक आवश्यकताओं के कारण ग्राम का निर्माण करके ही संतुष्ट नहीं हुआ। अतः उसने एक पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था राज्य का निर्माण किया। उसने राज्य में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि उसको जंगलियों के कानून से ज्यादा शासन पर आधारित जीवन जीना पसंद था और इस तरीके से क्रमिक विकास के फलस्वरूप राज्य अस्तित्व में आया, जिसका पहला पायदान परिवार, फिर ग्राम, फिर राज्य के रूप में हमको दिखलाई देता है। दूसरे बिंदु में अरस्तु ये बतलाने का प्रयास करता है कि राज्य की प्रकृति कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है
जो परिवार जैसे प्राकृतिक समुदाय से पहले और पहले परिवार, ग्राम और राज्य के रूप में विकसित हुआ। और यही उसकी प्रकृति ने राज्य की मानव की प्रारंभिक और स्वाभाविक संस्था परिवार का ही विकसित रूप है राज्य। इसीलिए राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था अरस्तु ने बतलाया। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है। जिस प्रकार सावयव जीवधारी का सदैव विकास होता रहता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। जिस प्रकार मानव के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान इत्यादि, और इन सभी अंगों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं और सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शरीर का कोई एक अंग यदि कार्य करना बंद कर दे तो इसका प्रभाव सीधा शरीर पर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो वो निर्बल हो जाता है शरीर। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी विभिन्न अंग हैं और राज्य के ये अंग अगर अपने निर्धारित कार्य नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव राज्य पर पड़ता है। इस प्रकार से राज्य का विकास का स्वरूप जो है वो सावयवी है, ऑर्गेनिक है या जैविक है, ऐसा हम कह सकते हैं। रही बात राज्य जैसी संस्था का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो रचनात्मक और सकारात्मक है। अरस्तु राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है, अतः उसका कार्य केवल बुरे कार्यों अथवा अपराधों को रोकना नहीं है, अपितु मानव में नैतिक गुणों का विकास करना, उसे सद्गुणों के मार्ग की ओर ले जाना, और उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक श्रेष्ठ साधन उपलब्ध कराना, ये राज्य का उद्देश्य है। राज्य के कार्य क्या होने चाहिए, तो अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन की व्यवस्था करना, नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, नागरिकों के अवकाश जुटाने का प्रयत्न करना, ये सारे कार्य जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है वो कार्य राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। अरस्तु ने इस तरह से राज्य के विकास, राज्य के स्वरूप, राज्य की प्रकृति को बतलाने के साथ साथ उन्होंने राज्य की बहुत सारी विशेषताएं भी बतलाई है। वह कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जो स्वाभाविक रूप से, क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। दूसरे में वो कहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। किस प्रकार से पूर्व का संगठन है, कि जिस प्रकार राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व है, पूर्णता पहले आती है, उसके बाद उसके अंग आते हैं। इसीलिए राज्य जो है व्यक्ति के पूर्ववर्ती संगठन के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य समुदायों में सबसे उच्च है, क्योंकि राज्य के भीतर कार्य करने वाले और भी बहुत सारे संगठन हैं, राजनीतिक, सामाजिक, ये सारे संगठन हैं। उसके बावजूद भी उन सारे संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है, राज्य है। फिर वो कहता है कि राज्य का स्वरूप जैविक है। पहले ही उन्होंने बताया कि राज्य का स्वरूप कैसा है, जीवधारी के समान है, उसमें हमेशा विकास होते रहते हैं, सभी अंग एक दूसरे से मिलकर के उसके विकास की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य भी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य कहता है, अरस्तु कहता है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, अपितु उसे एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करने में भी सहायता देता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शरीर, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार राज्य क्या है, एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भरता का अभिप्राय वह है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। फिर वो कहता है कि राज्य जो है, नगर राज्य जो होते हैं वह सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन होते हैं। अरस्तु ने ऐसा माना है।
उन्होंने कहा राज्य विविधताओं में एकता है, राज्य एक क्रमिक विकास है, राज्य का अपना एक आध्यात्मिक संगठन है। इसलिए आध्यात्मिक संगठन है क्योंकि उसका उद्देश्य है मानव को सद्गुणी बनाना, अच्छे व्यक्तियों के रूप में उसका विकास करना, उसके बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति उसको कराना। ये राज्य का कार्य है। इसलिए राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य की जो पहचान होती है वो किससे होती है? उसके संविधान से होती है। तो इस प्रकार अरस्तु ने राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुदाय बताया, राज्य की औचित्यता बताई, राज्य को महत्वपूर्ण बतलाया, और इस प्रकार अरस्तु ने राज्य के जो विचार है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इससे संबंधित जानकारी आप अधिक रूप में और प्राप्त करना चाहें तो PDF इसका संलग्न है इसके वीडियो के साथ, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।